और एक लेसन में आपका स्वागत है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। मज़ा आएगा, लेकिन ये मज़े को और बेटर करने के लिए, ताकि वो रिज़ल्ट में तब्दील हो, रिज़ल्ट में रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए आपको चाहिए होगा जनरल साइंस का नोट्स। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एज वेल एज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, ज्वाइन कर लेना। अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पास अच्छा वाला नहीं है तो इस पर डाउनलोड करना, 99 रुपीज़ का है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये दोनों फ्री में चाहिए तो इसमें एनरोल करना और उसके बाद मुझे मैसेज करना। क्या मैसेज करना है इसमें एनरोल करने के बाद? कि सर मैंने एनरोल कर लिया है, आपने बोला था फ्री में दोगे, बाकी चीज़ें आप फ्री में कृपया करके एनरोल मतलब ऐड कर दो, मैं कर दूंगा। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना नंबर को सेव करने के बाद। अगर किसी का लिंक ओपन नहीं होता है, इस पे जाना, टॉप टेस्ट सीरीज पर क्लिक मतलब सर्च करना गूगल पर, फिर इस पे आना और आप एनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से हमने बता दिया आपको जिसमें आपको जाना चाहिए और अभी एनरोल कर लेना चाहिए। चलते हैं ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अगर इसका लाइव एग्जांपल बात करूँगा तो आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, आप नाच रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप घूम रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम कहीं मतलब हम होते ही नहीं, पहली बात तो, बाकी सब छोड़ो। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा अभी। तो पहला क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। बट इकलौता ऐसा है जो मून है, वो किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, अर्थ के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला के अब एमसीक्यू बनता है कि भैया अर्थ के अराउंड कौन चक्कर लगाता है। प्लैनेट सारे तो सन के अराउंड लगाते हैं, मून, चंद्रमा अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ऊपर से नीचे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, दैट्स बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये होता है। और ये फोर्स हमारे पास किसके वजह से आया है, हम किसके वजह से पढ़ पा रहे हैं। आप पसंद करते हैं तो भाई बढ़िया, आइजैक न्यूटन साहब, और पसंद नहीं करते हो भाई फूफा जी आइजैक न्यूटन, चाचा जी आइजैक न्यूटन, कुछ ही बोल सकते हो जो आप पसंद करते हो। ओके, हम आते हैं फिर एक पॉइंट पर, सेंट्रीपेटल फोर्स। दो तरह का फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और एक क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की ओर उसका क्या हो, डायरेक्शन हो। एग्जांपल देता हूं, मोटर पंप किस कंसेप्ट पर बेस है, सेंट्रीफ्यूगल पर बेस्ड है। सेंटर से क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रिक नहीं है, सेंटर से बाहर जाएगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। सीकिंग सेंटर मतलब क्या हो गया, सेंट्रीपेटल। तो यहां पर क्या, एक बंदा है जो एक स्टोन को बांध देता है और उसे घुमाता है, एक बंदा यहां मान लो खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन आएगा ये वाला, दिस वुड बी अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये छोड़ देगा धागा को, मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट की है, इसे टेंजेंट से आगे क्या, आगे निकल जाएगा, टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट फॉर्म के बाहर चला जाएगा, ठीक है। एंड फोर्स विच कॉजेज एक्सेलरेशन एंड बॉडी कीप मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, और उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो जब तक ये घूम रहा है और जो आपका सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, दैट इज नोन एज व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स स्टोन विल फ्लाइज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। जो मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट होगा सर्कुलर पाथ का, इसमें कुछ और नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही लाइन यहाँ पर लिखा गया है। टेंजेंट होगा मतलब क्या, जो वहां पर दिखा दिया ऊपर तरफ, देखो इसको टेंजेंट बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। किस फोर्स के वजह से ये क्या होता है, आपका मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ, खाली फोर्स नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। यहां से एमसीक्यूज बनता है, कैसा फोर्स काम करता है इस चीज में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट चीज, एप्पल फॉलिंग ऑन अर्थ। सारा किस्सा यहीं से शुरू हुआ था,
कई मेरे मतलब जब हम छोटे थे हम सोचते थे, या फिर मेरे बच्चे भी सोचते हैं, जो छोटे बच्चे हैं मतलब 10th क्लास में पढ़ते हैं, कंपटीशन नहीं सोचते हैं, बोले काश न्यूटन उस टाइम एप्पल के पेड़ के नीचे ना बैठ के किसी बेल के पेड़ के नीचे बैठता तो हमें ये सब पढ़ना नहीं पड़ता। बेल मतलब समझ रहे हैं ना मुंडी ही फट जाएगा भैया गिर गया तो। सो एप्पल फॉलिंग ऑन, मजाक कर रहा हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एप्पल डज अट्रैक्ट अर्थ। तो यहां पर बोलता है एप्पल, जो न्यूटन भाषा में क्या सोचा था ये समझ में नहीं आ रहा आपको, कि अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो भाई एप्पल ऊपर है, यहां पर अर्थ है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे ना, ऐसा होगा। बट एप्पल बहुत छोटा है, अर्थ बहुत बड़ा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है। पर अल्टीमेटली क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम अर्थ इतने बड़े गोले पर हैं तो भैया अर्थ पर जाके गिरता है, हमें ऐसा लगता है, अट्रैक्ट करता है। यहां पर उसी की बात कर रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एप्पल एंड मास ऑफ अर्थ। तो यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है, F इज इक्वल टू ma आता है, उसी की बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब F इज इक्वल टू ma आ गया, और तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपॉन m आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है, मास अगर घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कीपिंग फोर्स इज कांस्टेंट। ऐसा ही होगा ना भाई, क्योंकि मास कम हो जाएगा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, इसका नीचे मास कम कर दो, फोर्स कांस्टेंट है, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, इसके बेस पर व्हाट अबाउट मून, मून के बारे में क्या है, तो एक्चुअली इन आवर प्लैनेट ऑल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है, दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी अट्रैक्शन होता है दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये कैसे आया इसको समझते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट और एक है, इसका मान लो कैपिटल M है आपका बड़ा मास, ये स्मॉल m है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो d है, तब हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है, मतलब इसका वैल्यू है, मैं आपको बताऊंगा। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी 12th क्लास में, उसमें, लेकिन ये फोर्स के टर्म में है, वो चार्ज के टर्म में होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर उसके टर्म में चलन नोट करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर D को बड़ा किया जाता है फैक्टर 6 से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएगा भाई, बता देता हूँ फिर से, यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगर D को 6 से बढ़ाया जाता है, D का 6 बढ़ता है, तो हमारा जो F कितना बढ़ेगा, तो D का 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/36 स्क्वायर, और 1 अपॉन क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 अपॉन डी स्क्वायर है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। सो अगर D को हम 6 बढ़ाएंगे तो 6 का स्क्वायर 1/36 का प्रोपोर्शनलिटी F बढ़ जाएगा, उसी की बात कर रहे हैं। और इस तरह का सवाल एग्जाम में एक आएगा आपका, जितने ही बालक पढ़ रहे हैं इस तरह का सवाल आएगा ही आएगा आपका, ये सवाल आता है भैया, अच्छे से समझ लेना इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एक स्मॉल g पढ़ेंगे, कैपिटल D को बोलते हैं, कैपिटल G को ना होता है SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे हो गया समझते हैं। तो हमारे पास एक कैपिटल G का यूनिट की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो हमारे को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू डी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। सो F न्यूटन, D मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, kg का स्क्वायर, इसलिए ऐसा लिख दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का -2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दिया करो यार, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, इससे मेरे को ही फायदा मिल रहा है। G वॉज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने G को दिया था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। इसका वैल्यू क्या है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 6.673 × 10⁻11। ठीक है, इसको याद करना कर सकते हो, बट फायदा नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं है कि वैल्यू कितना है बताओ इन जनरल। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टच है,
केपलर्स लॉ, बट फिर भी आप इस वैल्यू को याद कर लेना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू अपॉन जी एम, दैट्स इट। यहां पर जी क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम हो गया मास ऑफ द बिगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा है। तो इसको सन भी ले सकते हो, केपलर्स में सन को लिया गया था। सो न्यूटन की बात करते हैं, आओ आइजैक न्यूटन की बात करते हैं। ठीक है, ये पैदा कब हुए थे भाई, 1642 में, बॉर्न इन पुअर फार्मिंग फैमिली नियर लंदन, और 1661 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जर्नी स्टार्टेड 1 ईयर ऑफ बिकॉज ऑफ प्लाउ ब्रोक आउट, मतलब उसे प्रॉब्लम हो गया था 1665 में, ठीक है, वो इन्फेक्शन वगैरह का। एप्पल फॉलिंग हैपन इन दिस ड्यूरेशन, ही डिजाइन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ही इन्वेंटेड कैलकुलस। सो कैलकुलस किसने इन्वेंट किया था भाई, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन यूज थर्ड लॉ ऑफ केपलर टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ केपलर जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो थर्ड लॉ ऑफ केपलर था, ठीक है। टी वहां पर क्या है, टाइम पीरियड है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हम पढ़ेंगे, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से सवाल आ सकता है एमसीक्यूज, ये ध्यान दीजिएगा भैया। पहला, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। टाइड्स किसके वजह से आता है, समुंदर कभी गए हैं आप बीचेज में, मेरे घर तो समुंदर के पास ही है, मैं जाता ही रहता हूँ, जब मर्जी चलाता हूँ नहा के आता हूँ, फिर घर में नहाना पड़ता है, बहुत नमक होता है भाई, ठीक है। और अब ऐसे नहाने मत जाना, अगर आप स्विमिंग अच्छे से नहीं जानते हैं तो, जानते हो तब भी मत जाया करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल चाहिए होता है, तो दिक्कत आ सकता है। जहाँ पर कम करंट है वाटर का उधर जाया करो, थोड़ा सा पानी छू के आ जाया करो, बढ़िया रहता है। सो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है। सो मोशन प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। मून क्या करता है भाई, मून जो है अर्थ के अराउंड घूमती है, दो तो पहले बता चुका। फोर्स विच बाइंड अस टू द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से हमारे पास, मतलब ग्रेविटेशन के वजह से हम क्या ना अर्थ पर हैं, एंड ये 4 लॉज है ग्रेविटेशन का। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास आ गया, 4 लॉज नहीं बोलूँगा, लॉ तो एक ही है, बट 4 हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वजह से, या फिर ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। ओके, नाउ हमारे पास क्या आता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है समझते हैं भाई साहब। मान लो ये पेन यहाँ पर है, छोड़ दिया मैं नीचे, दैट इज बोल सकते हो फ्री फॉल, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। यहाँ पर एक नया टर्म आता है दैट इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है तो 10 कंसिडर करने बोलता है, तो उस टाइम 9.8 कंसिडर मत करना, जो बोला उसी को कंसिडर करना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, When object fall towards earth only because of gravitational force is called free fall। तो यहाँ छोड़ दिया, नीचे गिरा, फ्री फॉल हो गया, ठीक है। In this case, change in magnitude of velocity, then acceleration comes into play। Now we got the new term that is acceleration due to gravity, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जो एक्सेलरेशन किसी के वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, उज्ज्वल कुमार सन की वजह से हो, यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी किसी की वजह से हो, किसी भी गाड़ी का हो भाई, क्या होगा उसका, अगर निकाल रहे हैं यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, बिकॉज फंडामेंटल थिंग्स क्या होता है, सेम होता है। सो ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर नॉर्मल फोर्स हो, है ना, उसका यूनिट क्या होगा आपका, या थर्स्ट हो, उसका यूनिट क्या होगा आपका, न्यूटन ही होगा। समझ पा रहे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं उसको। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो फ्री फॉल बॉडी, इट्स एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो फ्री फॉल हो रहा है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये एमसीक्यू आ सकता है, किस पर डिपेंड करता है फिर, बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और इसी पर आता है एक नया टर्म, वेट आता है, बताऊंगा उसके बारे में। वेट मतलब फोर्स ही होता है। अब आता है मास। मास क्या होता है, मास एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, बता चुका हूं ऑलरेडी। मास क्या होता है,
जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उस बॉडी का इनर्शिया उतना होता है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरो कंफ्यूजन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बीटेक एमटेक कर लेते हैं, उनको पता नहीं इनर्शिया का मतलब क्या है। सो इनर्शिया बेसिकली क्या है, एक बॉडी का एबिलिटी है ताकि जो कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो बना रहे। और एबिलिटी कब किसके वजह से होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ दैट बॉडी। समझ पा रहे हैं, दैट इज इनर्शिया। ठीक है, आ जाओ यहां पर आ जाओ। इट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, अर्थ, मून और एनी आउटर स्पेस। ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, बिकॉज मास का वैल्यू चेंज नहीं होता है, चाहे अर्थ पर मेजर कर लो चाहे आप मून पर मेजर कर लो, बट वेट चेंज हो जाता है, 1/6 हो जाता है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं आगे। तो वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, वेट। तो वेट क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। कैसा एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहां पर क्या, W इक्वल टू mg, g क्या हो गया, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, दैट इज वेट। ठीक है, सो इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, देखो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, तो इसका नीचे तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और यहां पर मास है, m इंटू जी किस साइड डायरेक्शन काम कर रहा है, नीचे तरफ कर रहा है, अर्थ यहां पर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन, भाई कोई भी फोर्स है, चाहे वेट की बात कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसमें वैल्यू होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब वैल्यू भी है, और डायरेक्शन भी है। ओके, नाउ हमारे पास जो बात थोड़ी देर पहले बात कर था मैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। सिंपल सी बात है, यहाँ मास की बात नहीं हो रही है। कभी कभी एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए मास की बात कर देता है कि कोई भी बॉडी का मास मान लो 10 kg, बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी करते हैं। मान लो किसी बॉडी का वेट बोल देगा मास है 10 kg, कहाँ पर, अर्थ पर, तो मून पर कितना होगा, 12 kg बोल देगा। मून पर तो क्या करेंगे लोग, 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 kg आंसर होगा, और उधर आंसर 2 kg भी होगा, 12 kg भी होगा। आप 2 kg मार्क करके आएंगे, सही है सही है सही है, सही नहीं होगा, गलत है ना भाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, मास ऑफ मून इज लेसर देन अर्थ, सो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ मून कैन बी लेसर। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो वेट की बात कर रहा है यहाँ पर, याद रखिए इस बात को। मास कितना है मून का और अर्थ का कितना मास है, देखो डिफरेंस है यहाँ पर। इसमें बहुत डिफरेंस, आपको 2 का डिफरेंस लग रहा है, बट यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको देख लेगा मून तो बड़ा है, बट ये देखो भैया 22 और 24 है ना। नाउ आता है हमारे पास एक नया टर्म, थर्स्ट और प्रेशर आता है। थर्स्ट क्या होता है, थर्स्ट भाई साहब एक फोर्स ही होता है, बट ये कहाँ काम आता है, फ्लूइड में आता है। अब नया एक टर्म आया, बोलोगे सर फ्लूइड क्या है, बताओ जी। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट्स, मैटर के स्टेट्स क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। सो ये फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस। फ्लूइड का डेफिनेशन क्या बोलोगे कि कोई भी ऐसा हमारा मैटर है जिसके अंदर एबिलिटी होता है फ्लो करने का बाय इटसेल्फ, वो नेचर है उसका, दैट इज व्हाट माय डियर फ्लूइड। सो फ्लूइड कैन बी लिक्विड और गैस, क्लियर। चलो यहां पर क्या हो गया, थर्स्ट, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज थर्स्ट। तो ये फ्लूइड में काम आता है थर्स्ट, इसके बात करेंगे। तो हमारे को पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और या फिर थर्स्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर का यूनिट याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है, पास्कल है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, बार मतलब प्रेशर ही होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, इसको याद रखना, ठीक है। नाउ एक बात और, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बार के आसपास होता है वो, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड्स, सो फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड होता है, गैस भी होता है। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है याद रखना, इसी के अंदर एक पास्कल लॉ आता है जो हम लोग बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं बड़े क्लास में, पॉलिटेक्निक या फिर आपने पढ़ा होगा शायद।
पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक में पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, पास्कल लॉ की सारे डायरेक्शन में सेम क्या होता है, एग्जर्ट करता है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर 9th क्लास का है तो पास्कल लॉ कहाँ ही बताएगा। बुएंसी की बात करते हैं, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर बात करेंगे बुएंसी। बुएंसी क्या होता है बेसिकली कि मान लो एक टब है, जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट में डाल दिया तो ऊपर तरफ एक थर्स्ट लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बुएंट फोर्स बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर आप थर्स्ट लगता है उसको बुएंट फोर्स बोलेंगे। नाउ बुएंट फोर्स इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो फ्लूइड यहाँ पर है उस डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और इसी के बेस पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, यहाँ पर आगे आएगा। If density of fluid is more than the object, it will float, otherwise it will sink. Example, अच्छा देखो, मान लो हमारे पास क्या है, पानी है, यहाँ पर है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, राइट, ये नीचे होगा शायद, डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो मान लो हमारे पास एक डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर हमने यहाँ पर ले लिया और इस जगह पर हमें डाल दिया जहाज या नौका रख दिया यार ने, छोटा सा, ये तैर रहा है। नौका क्या होता है, भारी होता है एज कम्पेयर टू एक नेल डालूंगा मैं, नेल नीचे गिर जाएगा, ऐसा क्यों, और ये नौका तैर क्यों रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अगर वाटर का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो भाई वो ऑब्जेक्ट तैरेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है नौका पानी से, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट मतलब नेल का डेंसिटी ज़्यादा होता है पानी से, इसलिए डूब जाता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है, इसको याद रखना आप, ठीक है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्या होता है भाई, इसने भाई साहब ने क्या बोला, मान लो एक बथ टब में बंदा नहा रहा था, ठीक है, ये जब सही में है, ये मजाक मत करूँ, ये नहा रहा है बंदा, आराम से नहा रहा है बंदा, अब देख रहा है ना, घुसते ही पानी बाहर जा रहा है, तो बोला जितना बुएंट फोर्स है उतने पानी बाहर जाएगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। व्हेन बॉडी इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली, पूरा डूब गया या फिर थोड़ा बहुत डूबा, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज weight of the fluid displaced by it, and that upward force is known as what my dear, buoyant force को बोलते हैं। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक्टोमीटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबमरीन्स में काम आता है, डिजाइनिंग शिप में काम आता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने का काम आता है, इससे क्वेश्चन आया है भाई, हाइड्रोमीटर पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, लैक्टोमीटर पे क्वेश्चन बहुत जगह पर आ चुका है भाई, प्योरिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर, डेंसिटी ऑफ किसी भी फ्लूइड का, लिक्विड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे। कंफ्यूजन कहाँ होता है आपको बता देता हूँ, हाइग्रोमीटर के साथ कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर नहीं आएगा, हाइड्रो आएगा, बिकॉज हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेशन बता रहा है, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन आ गया उसका, उसके बाद हाइड्रोलिक पावर प्लांट, मतलब हाइड्रो क्या बोलते हैं उसको, ये पानी वाला होता है ना, डैम वाला जो होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रीक साइंटिस्ट था, सो नहार के टाइम स्टोरी ऑफ यूरेका आई गॉट इट, उसने बोला कंसेप्ट हेल्प ग्रीक आर्मी, इस कंसेप्ट ने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ग्रीक आर्मी को हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, अगर मैं सही हूँ, इन वॉर विथ रोमन, अच्छा रोमन आर्मी के दौरान करा था। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ व्हील, एक्सेल, लेवर्स, पुलीज, इन कंसेप्ट से आया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर द मैकेनिक्स एंड जियोमेट्री, तो आर्किमिडीज मैकेनिक्स और जियोमेट्री के लिए फेमस था बंदा, काफ़ी शानदार सुंदर लोग निकले उस टाइम, अब तो मिलते नहीं कितना अच्छा। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो हम क्या करें, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, रिलेशन बना रहे हैं दोनों डेंसिटी का, तो यहाँ पर एज ए रेफरेंस हम किस चीज़ को लेते हैं, यहाँ पर वाटर को लेते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी की डेंसिटी ऑफ कोई भी बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, गोल्ड का 19,300 kg पर मीटर क्यूब। इट हेल्प्स अस टू फाइंड प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, सो डेंस, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी से हमें क्या मिलता है, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये था पूरा ग्रेविटेशन की कहानी, होपफुली यहीं पर यही लास्ट टॉपिक होता है।
तो आगे फिर बढ़ेंगे अपन, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे, फिर अपना कहानी खत्म होगा 9th क्लास के फिजिक्स का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और सारे का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो भाई, जाने मत देना, मौका है। थैंक यू।